आइएगा। आज जो ये क्लास चल रहा है ये आधुनिक भारत का इतिहास का जो है कि आपको क्लास है ना। एक मिनट रुक जाइए, और पेज को धीरे रिफ्रेश धीरे। थोड़ा सा कर दे पहले। हाँ धीरे धीरे ही चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, है ना। टेंशन नहीं लेना, है ना। रुक जाइए, इसको पीडीएफ को फिर से खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा एक बार। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लौक रहा है। एक मिनट रुक तो जाइए, सब लौकेगा। हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। पहले ही से पढ़ रहे हैं का सर, सब पीयर पीयर। उसके नहीं बाद नहीं, पहले से नहीं ना है, पीला किया ये हुआ था उसमें, है ना। आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। आज ये पहला क्लास है एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार बर्नवाल का ये सीरीज है, उसी का ये पहला क्लास जो है कि आप लोग के समक्ष होने वाला है। जो लोग पेड के हैं उनको तो जानकारी है, जो लोग ऐसे मेन ग्रुप के हैं उनके लिए बता दें कि है ना कि ये क्लास ऑलरेडी पेड का क्लास है। इसमें एशियंट इंडिया जो है कि ऑलरेडी हो चुका है पेड में, उसका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, संकल्प एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो है कि अवेलेबल दिखेगा आपको। ठीक है, आज यहाँ पहला क्लास लग रहा है आधुनिक भारत का, और ये क्लास अभी लगेगा वर्तमान में 2-4 दिनों तक यही लगेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पहले पृष्ठभूमि को समझिएगा क्या होता है। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत की बात करेंगे, ये कहाँ से शुरू होता है तो देखिएगा, ये शुरुआत जो होता है वो आपका होता है औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707। 1707 में। 1707 ईस्वी में जो है कि आपको औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपने पतन की ओर जो है कि लड़खड़ाते हुए चला जाता है, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है कि आपको खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद यहीं से मानिए तो मुख्य रूप से आधुनिक भारत की शुरुआत जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत की शुरुआत जो है कि आपको हो जाएगा, मुगल साम्राज्य जब पतन करेगा तो छोटे छोटे राज्य के रूप में टूटेगा, जिसमें आप देखे होंगे हैदराबाद होगा, बंगाल होगा, है ना। उसके बाद जो है कि इलाहाबाद होगा, ये सब छोटे छोटे राज्यों में जो है कि आपको टूटेगा, दिल्ली होगा। और यहाँ पर जो है कि आपको शासकों के द्वारा शासन जो है कि आपको किया जाएगा, ठीक है ना। तो 1707 के बाद जो मैटर है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आधुनिक अच्छा भारत के सर, इतिहास बीच में में आपको मुगल देखने को मुगल मिलेगा। मुगल साम्राज्य जब चल रहा था, तो उसके हम्म। बाद तो कुछ मराठा साम्राज्य भी है, तो उन लोग का पतन नहीं कुछ दिन, मतलब कुछ दिन तक पतन चला। हुआ ना, पतन किया ना, इसी में ना आएगा जो है कि आपको पतन होगा मॉडर्न इंडिया में। तब ना आंग्ल मैसूर आंग्ल मराठा युद्ध जो देख रहे हैं वो कहाँ का है, यही सब ना है, अलग से थोड़ी ना है आया है, यही सब तो आया है ना। धीरे धीरे करके अंग्रेजों का जब जब वर्चस्व बढ़ेगा तो ये सब सब जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा, और पूरा पूरा अंग्रेज जो है कि अपना वर्चस्व जो है कि आपको डाल देगा। आइए ना आगे पूरा कहानी समझाते हुए बातों को लेके चलते हैं। देखिएगा क्या है पहला टॉपिक ही है आपका यूरोपीय कंपनियों का, क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये पहला टॉपिक जो है कि आपको होने वाला है। आइए चर्चा करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, पहला ही बोल रहा है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो पहला यूरोपीय की बात करेंगे, पहला यूरोपीय कौन था?
समुद्री मार्ग से आने वाला? तो पुर्तगाली। पहला था पुर्तगाली था। सुनिएगा, पुर्तगाली की बात करेंगे। पुर्तगाली जो है कि यात्री कौन आया सबसे पहला भारत में? वास्को डी गामा सर। वास्को डी गामा जो है कि आपको आया था। अगर बात करें वास्को डी गामा कब जो है कि आपको आता है वास्को डी गामा, तब क्या हो जाएगा आंसर? 17 मई 1498। हाँ, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। पुर्तगाली जो है कि व्यापारियों का आगमन के बारे में थोड़ा सा कहानी हम आपको समझा देते हैं। जो लोग नए आ रहे हैं जुड़ते रहेंगे, हम आपको धीरे धीरे माइक देते रहेंगे, ठीक ना? क्या कि बोलना भी पड़ रहा है, इधर दोनों काम साथ में जो है कि आपको चल रहा है, ठीक है ना? सुनते रहिएगा, देखिएगा। हाँ, जिसको जिसको जान रहा है उसको देते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आगे सुनिएगा, क्या होता है कि सबसे पहला जो है कि एक यात्री निकल के सामने आता है, स्पेन का यात्री निकल के सामने आता है जिसका नाम होता है कोलंबस। क्या नाम होता है? कोलंबस। ये कोलंबस नाम का यात्री जो निकल कर सामने आता है 1942 ईस्वी में। कब निकल के सामने आता है? सॉरी, 1942 बोल रहे हैं, 1492 है ना? कब होता है? 1492 में, ठीक ना? 1492 ईस्वी में एक यात्री निकल के आता है जिसका नाम होता है कोलंबस, ठीक ना? कोलंबस किसकी खोज करने के लिए निकलता है? तो ये कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकलता है। सुनते जाइएगा, ठीक ना? ये कोलंबस किसकी खोज करने के लिए निकलता है? तो ये कोलंबस जो है कि आपको भारत की खोज करने के लिए निकलता है, परंतु वो रास्ता जो है कि आपको भटक जाता है। होता क्या है कि कोलंबस जब निकलता है तो ठीक है, उसके बाद ये रास्ता जो है कि आपको भटक जाता है, और ये भटकते 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 ये जो है कि आपको पहुंच जाता है कहां पर? अमेरिका जो है कि आपको पहुंच जाता है। और अंतिम रूप से ये कोलंबस किसकी खोज कर देता है? तो अंतिम रूप से ये कोलंबस अमेरिका की खोज जो है कि आपको कर देता है, ठीक है? यहाँ तक कोलंबस के बाद, कोलंबस से तो भारत का खोज हुआ नहीं, उसके बाद फिर से एक नया व्यापारी निकलकर सामने आएगा, पुर्तगाली व्यापारी, जिसका नाम होगा वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा कब निकल कर आएगा? 17 मई 1498 को जो है कि आपको निकलेगा। और ये वास्को डी गामा 1498 में जो है कि पुर्तगाली जो है कि आपको वास्को डी गामा एक नया समुद्री मार्ग का खोज करता है। उस नया समुद्री मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? केप होप गुड होप के नाम से जानते हैं। केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। इस केप ऑफ गुड होप के रास्ते हुए ये कहाँ के तट पे पहुंचता है? तो ये भारत के तट पे पहुंचता है। और भारत के कौन से तट पे पहुंचता है? ये भारत के कौन से तट पे? कालीकट तट जो है कि आपको, है ना? कालीकट की बात करेंगे, पश्चिमी में होगा कि पूर्वी में होगा? कहाँ होगा? पश्चिमी सर। पश्चिम में जो है कि आपको होगा, कालीकट जो है कि आपको होगा। और कालीकट के उस समय के वर्तमान राजा कौन रहते हैं? उस समय के वर्तमान राजा रहते हैं जेमोरिन रहते हैं। जेमोरिन व्यक्ति का नाम नहीं है, हम आपको पहले ही बता दें। जेमोरिन राजा का टाइटल होता है, ठीक ना? टाइटल होता है किसका? वहां का जो राजा बनता है उसको जेमोरिन के नाम से जो है कि आपको शासक का नाम जो है कि आपको दिया जाता है। तो जेमोरिन जब जो है कि आपको यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर खूब जो है कि इसका स्वागत जो है कि आपको किया जाता है। स्वागत भाव के बाद जो है कि राजा पूरा जो है कि अपने राज्य में घुमाता है। घुमाने के बाद ये तो है मेहमान आया ना, तो मेहमान आया तो खूब इसका अच्छा से स्वागत करता है ना? जब जो है कि आपको जब स्वागत करता है ना, स्वागत करता है, तो ये कहा जाता है कि जब ये लौटने लगता है, जब अपने देश जो है कि पुर्तगाल लौटने लगता है, तो उस समय इसको क्या करता है? उस समय जो है कि वहां पर मसाला बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो क्या करता है? वहां मसाला का कुछ खेप जो है कि उसके गाड़ी पे जो है कि नाव पे जो है कि आपको लाद के उसके साथ बोलता है कि गिफ्ट स्वरूप जो है कि भेंट स्वरूप ये लेके जाइए, अपने देश लेके जाइए। जब ये अपने देश पहुंचता है लेकर, तो इसको आने और जाने में जितना रुपया खर्च हुआ था ना, उसके कितना गुना अधिक इसको मुनाफा होता है उसको बेच के? 60 गुना अधिक जो है कि आपको मुनाफा होता है। क्लियर है? बात को समझते रहिएगा। जब ये आने और जाने का जितना इसका खर्च होता है उससे ये 60 गुना ज्यादा ये रुपया कमाता है अपने मार्केट में, इस मसालों को बेच के जो है कि आपको कमाता है। जब ये मसालों को बेचकर 60 गुना जब मुनाफा कमाता है, तब लोग जो है कि इसके बारे में जानते हैं, तो सबको उत्सुकता होता है कि हम भी थोड़ा सा चल के क्या करें, व्यापार यहाँ से शुरुआत जो है कि आपको करें। और इसी व्यापार के क्रम में जो है कि यह दूसरा बार देखिएगा, तो दूसरा बार कब आता है? 1502 में जो है कि आपको ये दूसरा बार आता है। कौन? वास्को डी गामा जो है कि आपको दूसरा बार आता है। और तीसरा बार बात करेंगे, तीसरा बार कब आता है? 1524 में जो है कि आपको ये तीसरा बार आता है। और 1524 में जब तीसरा बार आता है, तो ये कालीकट जब पहुंचता है, केरल पहुंचता है, तो यहाँ पर इसको एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का क्या नाम था? जिसमें मलेरिया नाम की बीमारी, बहुत बेहतरीन है ना? मलेरिया नाम की बीमारी से इसका क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है, 1524 में हो जाती है। और इसको भारत में ही दफना दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसको भारत में ही दफना दिया जाता है। कहानी पृष्ठभूमि समझ में आ गया? आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। कालीकट बंदरगाह के तट पर जो है कि आपको किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो कौन था स्वागत किया था? जेमोरिन जो है कि आपको स्वागत किया था। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और पूछता है कि पथ प्रदर्शक के रूप में किसने काम किया था? किसने इसको रास्ता दिखाया था? वास्को डी अब्दुल मजीद।
अब्दुल जो है कि आपको मजीद नामक व्यक्ति नामक नाविक जो है कि आपको था, गुजरात का व्यापारी था। कहाँ का? गुजरात का व्यापारी था। इसको जो है कि पथ प्रदर्शक जो है कि आपको करता है, रास्ता जो है कि आपको दिखाता है कि इधर जाइएगा तो आप कालीकट जो है कि आपको पहुंचिएगा। क्लियर हो गया ना? कालीकट पहुंचिएगा। आगे सर चलते हैं। अमेरिका का नाम ही वेस्ट इंडीज देता है क्या सर? कोलंबस? हाँ हाँ, इंडीज, वेस्ट इंडीज है ना। वेस्ट इंडीज जो है कि आपको देता है कोलंबस। ठीक है। अगला है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी की बात करेंगे। कहाँ पे स्थापित करता है पुर्तगाली व्यापारिक कोठी? कोचीन सर, कोचीन। कोचीन में स्थापित करता है ना। कोचीन केरल में जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि आपको कोठी स्थापित जो है कि आपको करता है ना। 1503 में जब यह स्थापित करता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि पुर्तगाली जब अपना बिना परमिशन से जो है कि स्थापित करता है तो कालीकट का राजा जो जेमोरिन था वो जो है कि इसको क्या कर दिया था, उसको जो है कि आपको बंद करवा दिया था कालीकट का, है ना। उसको जो है कि बाइकआउट करके जो है कि आपको बंद करवा दिया गया था। इस व्यापारिक कोठी को जो है कि आपको बंद करवा देता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्या बोलता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय की बात करेंगे। प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय की बात करेंगे, अल्मेडा जो है कि आपको था। कौन था? अल्मेडा जो है कि आपको था। अब थोड़ा सा सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और बातों को रखते हैं। सबसे पहला जो वायसराय बन के आएगा वो आएगा पुर्तगाली वायसराय बन के आएगा, वो आएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आएगा। कौन आएगा? अल्मेडा आएगा। ये अल्मेडा 1505 से लेकर कब तक चलेगा? तो ये 1509 तक जो है कि आपको जाएगा। कब तक जाएगा? 1509 तक जाएगा। इसके शासनकाल में क्या क्या घटना घटी है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ब्रीफ दे देते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला पुर्तगालियों का वायसराय बनकर कौन आया? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। और पहला जो है कि पुर्तगाली वायसराय बनकर यह भारत जो है कि आपको आया था। और इसने एक पॉलिसी चलाई थी जिस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाया गया? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा के द्वारा। और इसी को हम लोग कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत जल की नीति जो है कि आपको कहते हैं, है ना। तो ये भी किसने चालू करवाया था? तो अल्मेडा ने जो है कि आपको चालू करवाया था। अल्मेडा के बाद दूसरा आएगा जिसका नाम होगा अल्बुकर्क आएगा। कौन आएगा दूसरा नंबर का? अल्बुकर्क आएगा। अल्बुकर्क जो चलेगा ना वो 1509 से जो है कि आपको चलकर कहाँ तक जाएगा? 1515 तक जो है कि आपको जाएगा। 1515 तक जो है कि आपको जाएगा। ठीक है। जब ये अल्बुकर्क शासन में बनता है तो ये जो है कि आपको अल्मेडा के द्वारा चलाया गया ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या कर देता है? ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है कि आपको बंद जो है कि आपको कर देता है। क्लियर हो गया? बंद कर देता है। और जब ये 1509 में जब ये शासक बनता है, वायसराय बनता है ना, उसके बाद 1510 ईस्वी में देखिएगा तो ये क्या करेगा? बीजापुर का शासक होता है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से किसको छीन लेता है? तो यूसुफ आदिल शाह, हाँ, गोवा को जो है कि आपको छीन लेगा। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि गोवा को यूसुफ आदिल शाह से किसने जो है कि आपको छीना था? तो क्या आंसर चला जाएगा? अल्बुकर्क जो है कि आपको चला जाएगा। इसीलिए अल्बुकर्क को इसीलिए पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है ना? अल्बुकर्क को जो है कि आपको जाना जाता है। अल्बुकर्क क्या करता है? अपनी राजधानी को जो है कि कोचीन में स्थापित करता है ना। कौन? तो कोचीन में स्थापित करता है। इसका भी श्रेय जो है कि अल्बुकर्क को ही जो है कि आपको जाता है। कौन जाता है? अल्बुकर्क को जाता है। अल्बुकर्क के बाद एक आएगा, कौन आएगा? निन्नो डी कुन्हा जो है कि आपको आएगा तीसरा नंबर का वायसराय। कौन आएगा? निन्नो डी कुन्हा को जो अंत किया था अल्बुकर्क ना। सती प्रथा ये 1500 ईस्वी में चल रहा है जी सर। एक मिनट, जैसे सती प्रथा पे जो जोड़ दिया था ये भी दिया था ना थोड़ा। जोड़ दिया था ये बोलिए ना, है ना, जोड़ दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिएगा आगे बातों को समझिएगा। चले आगे। अब आइएगा क्या क्या बोल रहा है, जरा आइए बात को रखते हैं। देखिएगा उसके बाद तीसरा नंबर का वायसराय किसका नाम बताए हैं? तीसरा नंबर का वायसराय जो आता है वो कौन आता है? निन्नो डी कुन्हा जो है कि आपको आता है। और निन्नो डी कुन्हा जो है कि आपको तीसरा नंबर का वायसराय बनकर जो है कि पुर्तगालियों का आता है। और ये 1530 ईस्वी में कोचीन से हस्तांतरित कर कहाँ राजधानी अपना बनाता है? तो यह कोचीन से जो है कि आपको गोवा जो है कि आपको बनाता है। कहाँ बनाता है? गोवा जो है कि आपको बनाता है। और वहीं पर एक सेंट टोमे और हुगली के पास जो है कि आपको क्या बनाता है? पुर्तगालियों का एक बस्ती बसाता है जिसमें पुर्तगाली लोग जो है कि आपको रहा करते थे। और इसने दमन को जीता है आपको 1535 में। और 1539 में जो है कि आपको दमन को, और 1535 में जो है कि आपको द्वीप को कौन जीतता है? तो ये जीतता है निन्नो डी कुन्हा जो है कि आपको जीत जाता है ना।
निनोजी कुन्हा जो है कि आपको जीतता है। और जहाजों पर दूसरे देश का जो जहाज आता है उस पर एक टैक्स लगा देता है जिसको हम लोग कार्टेज पद्धति कहते हैं। तो कार्टेज पद्धति एक प्रकार का लाइसेंस होता है, ये भी चालू करने वाला कौन था? तो ये भी चालू करने वाला निनोजी कुन्हा जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, यहाँ से आइए, अब सब कुछ आ जाएगा। यहाँ आइएगा, क्या बोलता है कि भारत में तंबाकू की कृषि प्रिंटिंग प्रेस का शुभारंभ या प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है पुर्तगालियों को जाता है ना, पुर्तगालियों को दिया जाता है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में कहां पर लगाई गई थी? तो ये गोवा में जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना। आगे देखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति को वास्तविक संस्थापक, अभी जस्ट बताए हैं, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको? अनम्यूट कर दीजिए, अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु के व्यापार करने के लिए आए हुए थे? तो कौन से वस्तु के लिए आए थे डच? सूती वस्त्र के लिए जो है कि आपको आए थे, है ना, बिल्कुल सही है, सूती वस्त्र के लिए जो है कि आपको आते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है विभिन्न देशों के खोजकर्ता, जिसमें से भारत का खोजकर्ता कौन था? भारत की खोजकर्ता नहीं, भारत को समुद्री मार्ग की खोजकर्ता है क्या आपको? हाँ, ये जो है कि आपको वास्को डी गामा था। अमेरिका का खोजकर्ता समुद्री मार्ग के तहत कौन किया था? कोलंबस ने जो है कि आपको किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता समुद्री मार्ग के तहत कौन किया था? हाँ, कैप्टन कुक जो है कि आपको किया था। अगला है तस्मानिया और न्यूजीलैंड के खोजकर्ता समुद्री मार्ग के तहत कौन किया था? तस्मान जो है कि एबेल तस्मान इसका पूरा नाम होता है ना। और केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। एसआई में पूछा है, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज जो है कि यह कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। इसकी खोज कौन करता है? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। सबसे पहले यही आया था केप ऑफ गुड, उसके बाद वो आया था ना वास्को डी गामा। यहाँ पे ये जो है कि यहाँ तक ये जो है कि आपको यहाँ तक आके ये जो है कि ब्रेक मार देता है, इसको नहीं मिल पाता है ना, नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, इसको नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए नहीं होता था उसके। हाँ, इसको लगता है क्या कि इसके आगे देखता है ना तो बहुत दूर दूर तक इसको समुद्र दिखाई देता है ना, इसको नहीं सही से देख पाता है ना। सर जी, ये सब जो है न्यूजीलैंड ये सब का डेट नहीं पूछता है, डेट नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड ये सब का डेट नहीं पूछता सर। तुमको तो सर डेट पता नहीं, डेट नहीं पूछेगा। इस भी ये क्या पूछेगा? इसका खोजकर्ता कौन किया था, इतना ही पूछेगा, है ना। डेट नहीं पूछता, डेट भारत वाला याद रखिएगा, वही काफी है ना। ऐसे पूछने के लिए कुछ पूछ सकता है ना, फिर रटते रहिए सब कुछ को, है ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना। फिर हर एक चीज पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल, अभी जस्ट बता दिए हैं, शांत जल की नीति किसने लाया था? ये अल्मीडा ने जो है कि आपको लाया था, ठीक ना। अल्मेडा ने जो है कि आपको लाया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया था? अभी जस्ट बताएं, मुख्यालय किसने बनाया था? निनोडी कुन्हा के समय जो है कि आपको बनाया गया था, सही है ना। निनोडी कुन्हा के समय जो है कि आपको बनाया गया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा पद्धति जो है कि अपनाया था? कार्टेज पद्धति, है ना, कार्टेज, है ना। कार्टेज आमेडा जो है कि आपको काफिला जो है कि आपको पद्धति जो है कि अपनाया था। अगला प्रश्न बताइएगा। किनके तरफ से रिपीट है? नहीं पता चल रहा है किनके तरफ से है। बंद कर लीजिएगा जिनके तरफ से, ठीक है, जिनके तरफ से होगा बंद कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या बोलता है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले, है ना, डच जो है कि आपको कहाँ के निवासी थे? तो मुख्य रूप से डच जो है कि आपको नीदरलैंड या हॉलैंड के जो है कि आपको निवासी जो है कि आपको रहते हैं, ठीक ना। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो है कि आपको रहते हैं। जरा सुनिएगा आगे क्या दिया है। आगे दिया है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। देखिएगा कौन कौन कंपनी आता है। तो पहला आता है जिस कंपनी का नाम रहता है पुर्तगाली कंपनी, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का पूरा नाम क्या रहता है? एस्तादो द इंडिया, है ना, एस्तादो द इंडिया। ये कहाँ का रहता है? पुर्तगाल का कंपनी रहता है। कब आता है? ये 1498 में ये आता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, और ये पहला फैक्ट्री को कहाँ स्थापित करता है? कोचीन केरल में स्थापित करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी आ रहा है, लिस्ट सब लिख देंगे, अभी आ रहे हैं, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, यह जो है कि आपको ब्रिटेन की कंपनी रहती है, और इसका पूरा नाम रहता है द गवर्नमेंट्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंडिया ट्रेडिंग इनटू द इंडीज, जो है ईस्ट इंडीज, है ना।
ये पूर्वी जो है कि आपको इंडीज के लिए पूरा जो है कि इसको छूट मिलता है। ब्रिटेन की कंपनी रहती है, 1600 में इसकी स्थापना होती है। और भारत में ये फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, तो सूरत में स्थापित जो है कि आपको करता है। ठीक है, अगला है तीसरा है कौन सा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड्स की कंपनी जो है कि आपको आती है, कब आती है, 1602 ईस्वी में आती है। और अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करती है, मसूलीपट्टनम में। ठीक ना, आगे देखिएगा, अगला है डेनिश कंपनी। कौन कंपनी है, अगला डेनिश कंपनी है। डेनिश कंपनी डेनमार्क की कंपनी रहती है, 1616 में इसमें आती है। और ये अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करती है, त्रावणकोर में स्थापित करती है। कहाँ पे, त्रावणकोर में। और अगला कौन है, अगला है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की या 1664 ईस्वी में जो है क्या स्थापित होती है, अपना कंपनी कहाँ स्थापित करती है, सूरत में जो है क्या स्थापित करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिएगा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है यूरोपीय कंपनी भारत का आगमन का क्रम। ये जो कैप वाला बायो नहीं लगाए हैं, कैप वाला आपके तरफ से है, ठीक है, बंद कीजिए। यशपाल जी आपके तरफ से बंद कीजिए। ठीक है, अब सही हो गया होगा, हो गया ना सही, है ना, इन्हीं की तरफ से था। ठीक है, इन्हीं की तरफ से जो है कि आपको था, सही हो गया होगा। चलते हैं आगे, देखिएगा, चले आगे बात करते हैं। आप आगे देखिए, आगे क्या बोलता है कि भारत में कंपनी का आने का क्रम कौन सा था, तो पहला था पुर्तगाली, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद जो है कि आपको स्वीडिश कंपनी जो है कि आपको आया। कौन आया, स्वीडिश कंपनी जो है कि आपको आया। यहाँ तक नहीं है दिक्कत। अब एक और लिस्ट लिख, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली जो है कि कंपनी 1498 में जो है कि प्रवेश किया। और भारत में सबसे अंत में 1961 में जो है कि यह कंपनी भारत से क्या गई, छोड़ के जो है कि आपको बाहर जाती है। ठीक ना, बाहर जाती है। अब आइएगा, एगो लिस्ट लिखते हैं, है ना, लिस्ट लिखते हैं एगो। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला जो है कि आपको लिखते हैं कंपनी, है ना। सबसे पहला देखिएगा, ये आता है सबसे पहला पुर्तगाल। पुर्तगाल आता है। पुर्तगाल की बात करेंगे, यह जो है कि आपको 1498 में स्थापित होता है ना। और ये फैक्ट्री जो स्थापित करता है वो करता है कोची केरल। अच्छा, 19 तो लिख दिए हैं, 1498। 1498, चलो ठीक है, सुनिएगा। और यह स्थापित जो है कि अपना कोठी कहाँ स्थापित करता है, केरल में। केरल में कोचीन केरल में कब करता है, यह जो है कि आपको 1503 ईस्वी में करता है। ठीक है, दूसरा आते हैं, क्या आते हैं, दूसरा नंबर की कंपनी में आते हैं। आइएगा, दूसरा कंपनी जो आता है वो आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज की बात करेंगे। अंग्रेज जो है कि आपको 1600 में स्थापित होता है। और फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, मछलीपट्टनम, सूरत मसूली सर, पट्टनम में स्थापित करता है सर। अंग्रेज वाला सूरत में है सर, अंग्रेज मसूलीपट्टनम सुनिए, सूरत में था। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, अब क्लियर हो जाए, अभी इसलिए बोल रहे रुकने के लिए, है ना। सूरत में करता है, आधिकारिक तौर पे कहाँ करता है, सूरत में जो है कि आपको करता है ना। लेकिन उससे पहले मसूलीपट्टनम में करता है, लेकिन इसको वैधता नहीं मिलता है ना। लेकिन पहले कहाँ करता है, 1611 में, देख रहे हैं ना, 1611 में जो है कि आपको कहाँ कर दिया, मसूलीपट्टनम में कर। ईस्वी में भी वेरिएशन आएगा। ठीक ना, तीसरा कंपनी पे आते हैं। तीसरा कंपनी है डच कंपनी, है ना। डच की बात करेंगे, डच कब आता है, 1602 ईस्वी में आता है। और यह अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। कहाँ, 1605। 3 वो हो गया ना। चौथा की बात करेंगे, चौथा आएगा डेनिश कंपनी। कौन सा कंपनी, डेनिश कंपनी। ये डेनिश कंपनी कब आएगा, 1616 में जो है कि आपको आएगा, है ना। और फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा, ये करेगा त्रावणकोर में। त्रावणकोर में जो है कि आपको कहाँ, यह जो है कि आपको 1620 में जो है कि आपको करेगा। ठीक ना। पांचवी कंपनी की बात करेंगे, पांचवी आएगा फ्रांसीसी। यह कब स्थापित होगा, 1664 में जो है क्या स्थापित होगा। और इसका कहाँ भारत में खोला जाएगा, यह खोला जाएगा सूरत में। सूरत में खोला जाएगा 1600 कब, 1668 में। 68 में। और सबसे अंतिम में जो है कि आपको आएगा, वो आएगा स्वीडिश आएगा 1731 में जो है कि आपको स्थापित करेगा। ठीक ना, स्थापित करेगा 1731। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। फिर लिखिए, चलिए। 1 मिनट हो गया तो बहुत बढ़िया, लिख लिए तो सबसे बेहतरीन वहाँ पे लिख दीजिए 1613 सूरत का साइड में लिख दीजिए।
अंग्रेज वाला कहाँ 1613? अच्छा यहाँ अस्थाई पर अस्थाई वाला लिखे था। ना 1613 अस्थाई सूरत, यही ना करना था बस, है ना? जी। बना दिए, ठीक है, बना दिए इसको। कहाँ बनाए थे बनाने दिए, नहीं दिख रहा है? जी ठीक तो है, हो गया ना? चले आगे अब, क्या? चलते हैं आगे। पहला पेज हो चुका है कंप्लीट, दूसरे पेज में आते हैं। दूसरा पेज क्या बोलता है, आइए। दूसरा पेज बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात का प्राथमिकता दिया गया था? अभी जस्ट बताया ना कि डच किसके लिए आया था? तो डच आया था वो सूती जो है कि वस्त्र। आपको सूती वस्त्र के लिए आया था। सूती तो यह कपड़ा के लिए जो है कि आपको कौन जो है कि प्राथमिकता दिया? तो ये डचों के द्वारा जो है कि कपड़े की प्राथमिकता जो है कि आपको दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आपको प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन आया है, संयुक्त पूंजी कंपनी किसका है? तो ये डचों का जो है कि आपको कंपनी था। और पूछेगा कि डचों का अंतिम रूप से अंत किस युद्ध में हो गया? तो अंतिम रूप से जो अंत हुआ वो हुआ था बेदरा का युद्ध में, जो है कि आपको। बेदरा का युद्ध हुआ कब था? 1759 में जो है कि आपको बेदरा का युद्ध होता है, और इसमें अंतिम रूप से क्या हो जाता है? अंतिम रूप से जो है कि आपको अंत हो जाता है। अगला क्या बोलता है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? जब वहां पर स्थापित किया जा रहा था उस समय भारत का सम्राट यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर बात करेंगे, कौन आ जाएगा? अकबर जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर जो है कि आपको था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन सा था? तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है कि आपको आया था। कब आया था कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में? ये आता है 1608 ईस्वी में आता है। देखिए ये जब जो है कि आपको चलता है ना, और 9 कहीं देता है, 8 9 दोनों देता है, ठीक ना? दोनों कॉमन जो है कि आपको नहीं देगा, कहीं 8 देगा तो कहीं 9 देगा, ठीक ना? सुनिएगा, ये चलता है किसके दरबार में आने के लिए? ये करता है आपका अकबर के दरबार में आने के लिए चलता है। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए। चला था 8 में, पहुंचा था 9 में ये। हाँ, इसीलिए जो है कि आपको देता है, ठीक है ना? वेरिएशन यहीं पर है, ठीक ना? सुनिएगा क्या होता है, ये चलता है अकबर के दरबार में आने के लिए चलता है। और जब मुगल दरबार में आता है तो ये अकबर की तारीफ में खूब जो है कि आपको बात रखता है। लेकिन इस समय जो है कि अकबर नहीं रहता, अकबर का बेटा रहता है। कौन शासक बना रहता है? जहांगीर जो है कि आपको बना रहता है ना? किसिया जाता है कि मेरा बाप तो है नहीं है, मेरा बाप का तारीफ कर रहा है, राजा हम है, हमारा बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है ना? तब जो है कि इसको पता चलता है कि नहीं, इसका पिता तो निकल चुका है, हम इसके जो है कि बेटा के दरबार में आए हैं। तब अपने आप को फिर सुधारता है, लेकिन सही रूप से फिर पैठ नहीं बन पाता है ना? लेकिन ये आता किसके दरबार में है? आता है जहांगीर के दरबार में जो है कि आपको आता है। देखिएगा अगला बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना, देखिए लिख दिया ना, अस्थायी कारखाना है, अस्थायी नहीं है। कैसा है? अस्थायी। अभी जस्ट ऊपर लिखे थे वही आ गया। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ लिख दिया है कि प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। और कब किया गया? सूरत में 1613। दोनों फैक्ट को यहाँ क्लियर चेकआउट करके लिख दिया, अलग अलग बना दिया दोनों को, कि उसको किया गया आपको कब? वो अस्थायी था मसूलीपट्टनम वाला 1611 में, और अस्थायी वाला बोलेगा तो अस्थायी वाला कब हो जाएगा? अस्थायी वाला 1613 में हो जाएगा, सूरत वाला, है ना? आगे चलते हैं। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस जो है कि अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा भारत से अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया गया था। तो वो था जॉन जो है कि आपको चाइल्ड जो है कि आपको था, है ना? जॉन चाइल्ड जो है कि आपको था। हैमिल्टन द्वारा जो है कि आपको सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में महा जो है कि अधिकार पत्र जो है कि आपको जारी कर देता है? तो फर्रुखसियर के शासन काल में। हैमिल्टन एक राज वैद्य था। ये वैद्य जो है कि आपको आता है, किसका उपचार करता है? ये उपचार करता है फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर के उपचार करने के बाद बादशाह ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि आपको एक अधिकार पत्र को सौंपता है, जो फर्रुखसियर का अधिकार पत्र होता है। कब का होता है? 1717 ईस्वी का जो है कि आपको होता है। क्लियर है? 1717 ईस्वी का जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के
1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है कि आपको किससे होता है? चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा के साथ जो है कि आपको होता है। ठीक ना, कैथरीन ऑफ ब्रेंजा के साथ इसका विवाह होता है। और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में जो है कि किसको देता है? कौन सा द्वीप को प्रदान करता है दहेज के रूप में? बंबई को जो है कि आपको देता है। ठीक ना, किसको देता है? बंबई को जो है कि आपको देता है। होता क्या है कि जब ये सब विवाह में जो है कि आपको पड़ता है तो दहेज के रूप में जो है कि आपको बंबई मिलता है। और ये पुर्तगाली क्या करता है, यह जो है कि आपको इंग्लैंड का राजा बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए साहब आप, है ना, सुनते रहिए ना कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कहानी समझा जब देंगे। नहीं बोलते हैं तो बंद कर लीजिए। हाँ बोलिए उस समय खोल लीजिए फिर बंद कर लीजिए, है ना, कहा कि माइक में इशू है ना तो हेडफोन चेंज कर लीजिए, दो में से कोई वो कर लीजिए। होता क्या है कि इसको दहेज में जो है कि बंबई द्वीप जो है कि आपको दिया जाता है। अच्छा एक सवाल और आपसे पूछते हैं, ये बंबई जो शहर है ये कौन सा द्वीप पे बसा हुआ शहर है? सालसेट द्वीप। हाँ सालसेट द्वीप पर जो है कि आपको बसा हुआ शहर जो है कि आपको होने वाला है। और जब इसको बंबई जो है कि आपको दान में दिया जाता है, दहेज के तौर पे दिया जाता है, तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो है कि अंग्रेजों को ये दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देता है। और उससे कितना जो है कि किराया मांगता है? वार्षिक किराया की बात करेंगे 10 पाउंड जो है कि आपको, है ना, 10 पाउंड जो है कि किराया दो और इस पे अपना अधिकार करो, अपना इस पे व्यापार तुम करते रहो, देखते समझते रहो तुम। ठीक ना, तो ये जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम जो है कि सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह क्षेत्र था अपना बिहार से मुख्य रूप से जो है कि आपको सोडा और अफीम जो है कि आपको प्राप्त किया जाता था। इसलिए देखिएगा अभी भी बिहार के जो नेपाल साइड का बॉर्डर वाला इलाका लगता है ना, वहां कुछ क्षेत्र में इस अफीम की कृषि जो है कि अभी भी की जाती है। इसे तो भारत में बैन हो चुका है ना, लेकिन चोरी छिपे जो है कि आपको किया जाता है। नेपाल में अफीम खूब अच्छा से जो है कि उत्पादन जो है कि आपको होता है। और सोडा जो है, ये सोडा से बम बारूद बनाने के लिए जो है कि किसका उपयोग किया जाता था? सोडा का उपयोग जो है कि आपको किया जाता था। क्या है क्लियर? अफीम वही जो है कि आपको चरस गांजा अफीम जो है कि आपको, है ना, नशीला पदार्थ। मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। हाँ अफीम। सोडा भी मादक पदार्थ ही है क्या? सोडा ये है, क्या बोलते हैं, बम बारूद बनाने के लिए, है ना। उसकी मतलब पौधा होता है सर? सोडा का पौधा नहीं होता, सोडा जो है कि आपको ना, ये जो है कि आपको निकलता था, पौधा से नहीं निकलता था शायद, है ना। पौधे जैसा होता होगा, करता होगा। ये सोडा नहीं है, सोडा है। सोडा नहीं। देखिए ये खनन है, खनन। ये क्या है? ये जो है कि आपको बारूद विस्फोटक मिश्रण है, खनन है। इस टाइप का जो है कि आपको होता था सोडा। देख रहे हैं ना, दिखा देते हैं, इमेज है तो यहाँ नहीं दिखेगा, देख रहे हैं, यही आपका सोडा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या था पोटेशियम करके? इसका नाम, रासायनिक इसका नाम क्या दिया है? पोटेशियम या कुछ सोडा का याद नहीं आ रहा है क्या दिया है। चेक करके बताइए पोटेशियम नाइट्रेट होता है, भूल गए। नाइट्रेट होता है। ये लिखा तो है सर इसी में, पोटेशियम नाइट्रेट पोटासियम लिखा हुआ था। हाँ उसी में लिखा था सर। अच्छा लिखा था पोटेशियम नाइट्रेट, तब तो सही है। जब लिखा है तो क्या चक्कर में। चलिए आगे चलते हैं। जनता के वास्को डी गामा जो था है ना सोडा को क्या कहते हैं? साल्ट पीटर। इसका मृत्यु भारत में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था सर? याद था? क्या क्या क्या? वास्को डी गामा का मृत्यु हुआ था ना भारत में, तो वो कहाँ हुआ था? कोचीन में, बताए तो थे, हुआ था, है ना। हुआ था। देखिए इसको क्या कहते हैं, सोडियम को सोडा को हम लोग जो है कि आपको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, या साल्ट पीटर के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। या पोटेशियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर का क्या होता है? मिश्रण होता है। और यह मानव इतिहास में सर्वप्रथम निर्मित विस्फोट था। बारूद का इस्तेमाल पटाखे, है ना, नोदक के रूप में जो है कि आपको किया जाता था। बारूदी जो है कि चिंगारी पाकर जो है कि तेजी से जलता था, जिससे भारी मात्रा में जो है कि गैस और गर्म जो है कि ठोस पैदा जो है कि आपको होता था। यही जो है कि आपको बारूद या सोडा हो गया। ठीक है ना, यही जो है कि बारूदी सोडा है ना, मेटल है ये। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि उच्च न्यायालयों की संबंधित जो है क्या है संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद कहाँ से आएगा, कहाँ से कहाँ कुछ लिख दिया। ये अनुच्छेद यहाँ ये बोल रहा है कि कौन कौन शहर का कहाँ कहाँ स्थापना कौन कौन किया है, ये चीज होना चाहिए, है ना। उल्टा सीधा छाप दिया। कोलकाता शहर की संस्थापक कौन था, कोलकाता शहर का संस्थापक जो है कि आपको चार्नोक जो है कि आपको था। मद्रास की बात करेंगे, मद्रास का कौन था, मद्रास का फ्रांसिस जो है कि आपको डे था। नई दिल्ली की बात करेंगे, नई दिल्ली की बात और बेकर जो है कि आपको था। और बम्बई की बात करेंगे, बम्बई का कौन था, ग्रांड ओंगिया। एक मिनट और 3 गो सवाल यहाँ से और निकालते हैं। कितना सवाल, 3 गो सवाल और निकालते हैं, ठीक ना। एक थोड़ा सा अनम्यूट कर दे थोड़ा सा लोगों को, हाँ चलिएगा सुनिएगा बात को क्या रखना चाह रहा है। एक आपका 3 भारत में किला बनाया गया था, ठीक ना। भारत में कितना किला बनाया गया था, किलाबंदी कितना किया गया था, 3 गो किया गया था। नाम सुनते रहिएगा। एक था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर था, मद्रास में था। बिल्कुल सही है, मद्रास में जो है कि आपको था। फोर्ट विलियम किला की बात करेंगे, ये कहाँ था, फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो है कि आपको फोर्ट विलियम किला था। और एक था फोर्ट लुइस का किला, ये कहाँ था, फोर्ट लुइस का किला पौंडीचेरी में जो है कि आपको था। बिल्कुल सही है, फोर्ट लुइस जो है कि आपको कहाँ था, पौंडीचेरी में जो है कि आपको 3 किला का भी निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके जो है कि प्रयासों से होता है, तो प्रयास की बात करेंगे कोलबर्ट के प्रयासों से होता है। किसके प्रयास से होता है, कोलबर्ट के प्रयासों से जो है कि आपको फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की जाती है। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में होता है, तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना उस समय शासक कौन होता है, लुइस जो है कि आपको 14वां जो है कि आपको होता है ना। 14वें के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। आपसे ये भी पूछेगा कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, ठीक ना, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से किया जाता है, क्लियर है। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ऊपर में जस्ट बताए थे, कहाँ पर, सूरत में। अच्छा तो सूरत में हाँ ठीक तो है, सूरत में है, सही तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है सूरत में है। तो लेकिन अब आपसे सवाल पूछेंगे कि सूरत में किसके प्रयासों से इसको स्थापित किया गया था। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन। फ्रैंको कैरो के जो है कि नेतृत्व में जो है कि आपको क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर। लेकिन दूसरा इसका व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया गया था, दूसरा मसूलीपट्टनम में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है, तीनों का तीनों सवाल सही है। आप तो दिया हुआ है, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में जो है कि आपको नीचे दिया है, प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में स्थापित जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। एक था फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था, डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार जो है कि भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, मतलब कि क्षेत्र को जीतने के लिए जो है कि आपको उद्देश्य से भारतीय राजाओं से क्या किया था, विवादों से जो है कि आपको विवादों से भाग लेने के लिए जो है कि आपको नीति जो है कि अपनाई थी। और फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस नामक जो है कि आपको किला कहाँ पर आ ही गया, कहाँ पर, पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी का प्रथम जो है कि फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रैंको मार्टिन जो है कि आपको था, ठीक ना। और पुर्तगालियों को जो है कि आपको सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, तो यह कौन था, यह था थॉमस बेस्ट जो है कि आपको था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसआई में पूछा जा चुका है और घटना चक्र में भी ये क्वेश्चन होगा। बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है ना। आगे चले, आगे चलिएगा। बांडीवास की लड़ाई की बात करेंगे। बांडीवास की लड़ाई कब होती है, 1760 ईस्वी में जो है कि आपको किसकी लड़ाई होती है, बांडीवास की लड़ाई जो है कि आपको होती है। और बांडीवास में किसको कौन हरा देता है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो है कि आपको होता है। और इसमें कौन जीतता है, कौन हार जाता है बांडीवास में, अंग्रेज जीत जाता है, फ्रांस हार जाता है। अंग्रेज जो है कि आपको जीतता है, कौन हार जाता है, फ्रांस जो है कि आपको हार जाता है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है कि आपको कौन कर रहा होता है, माउंट लाली कर रहा होता है ना। माउंट लाली जो है कि आपको कर रहा होता है, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है कि आपको कर रहा होता है। आगे चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या बोलता है, अगला बोल रहा है कि कर्नाटक का युद्ध किसके और किसके मध्य जो है कि आपको लड़ा गया था, कर्नाटक का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कि आपको कर्नाटक का युद्ध जो है कि आपको होता है। और टोटल कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, टोटल कर्नाटक का युद्ध, कितना कर्नाटक का युद्ध होता है टोटल,
3 होता है। कितना होता है? 3 गो जो है कि आपको कर्नाटक का युद्ध होता है। अभी चर्चा करते हैं कर्नाटक के युद्ध में। 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, कब से लेकर कब तक जो है कि पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा जाएगा? 47 2 साल से लेके 1746 से लेके 1748 तक जो है कि पहला कर्नाटक युद्ध जो है कि आपको लड़ा जाएगा। और पहला कर्नाटक युद्ध का कारण क्या बनेगा? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध जो है कि आपको कारण बनेगा, है ना। और इसी जो है कि आपको युद्ध में एक जो है कि आपको युद्ध होगा जिसको कहते हैं सेंट टोमे का युद्ध जो है कि आपको होगा। और इस युद्ध की समाप्ति, पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है कि किस संधि के साथ होता है? पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला-सापेल की संधि के साथ पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होता है। क्लियर है ना। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, 49 से लेकर कब तक होता है? 49 से लेकर जो है कि आपको 54 तक जो है कि आपको होता है। और याद रखिएगा पहला कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। किसकी हार हो गई थी? पहला में फ्रांसीसियों की जो है कि आपको हार हो गई थी। ठीक है। दूसरा अंग्रेजों की हार। हाँ क्या? फ्रांसीसी जीत गए। अच्छा हाँ ठीक है, फ्रांसीसी जीत गया था, अंग्रेज हारा था। ठीक बोल रहे हैं, ठीक ना। हम ही गलती निकाल दी, है ना। अंग्रेजों का जो है कि आपको हार हुआ था, फ्रांसीसी क्या हुआ था? फ्रांसीसी जो है कि आपको जीत गया था पहला में, ठीक ना। पहला में जो है कि आपको जीत गया था। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा की बात करेंगे, 49 से 54 तक जो है कि आपको होता है। और इसी 49 से 54 के मध्य 1749 में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध को कहते हैं अंबूर की लड़ाई, है ना। अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कि आपको होता है अंबूर की लड़ाई जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और इस द्वितीय जो है कि आपको कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, इसकी समाप्ति किस संधि के साथ होता है? दूसरे कर्नाटक युद्ध का पौंडीचेरी के संधि के साथ समाप्त जो है कि आपको होता है दूसरे कर्नाटक युद्ध का। और याद रखिएगा ये दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज का प्रभाव जो है कि आपको बढ़ जाता है। पहला वाला में हार गया था, दूसरे वाला में क्या होगा? दूसरे वाला में अंग्रेज का प्रभाव जो है कि आपको बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। रिजल्ट क्लियर हुआ था। हाँ इसमें रिजल्ट क्लियर था, हार गया था, है ना, हार गया था। फ्रांसीसी इसमें जीता था, बहुत सारे बुक में ये फ्रांसीसी को जीता हुआ दिखाया गया। ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर की बात करेंगे। दूसरा किसके साथ हुआ है? पांडिचेरी के साथ हुआ है ना। अब आते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। तीसरा जो है कि कब से लेकर कब तक होता है? 56 से 63 तक जो है कि आपको होता है। इसी को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। और ये किस संधि के साथ समाप्त होता है? यह होता है आपका पेरिस के संधि के साथ समाप्त जो है कि आपको होता है। और इसी में सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ही जो है कि आपको देखिएगा तो 1760 ईस्वी में एक लड़ाई होती है। और इस लड़ाई को कहते हैं बांडीवास की लड़ाई। किसकी लड़ाई? बांडीवास की लड़ाई जो है कि आपको होती है। और आपसे अभी जस्ट बताया है कि बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज जो है कि जीत जाता है। और हार कौन जाता है? हार जाता है फ्रांस जो है कि आपको हार जाता है। फ्रांस हार जाता है। तो बांडीवास की लड़ाई में फ्रांस जब ये हार जाता है तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है कि आपको कौन कर रहा होता है? फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व अभी जस्ट बताया, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है कि माउंट लाली कर रहा होता है। आयरकुट तो कर रहा होता है उससे पहले, है ना, पहला, लेकिन आयरकुट को हटा के माउंट लाली को बनाया जाता है। माउंट लाली इसमें क्या होता है? माउंट लाली हार जाता है। लेकिन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? तो सर आयरकुट जो है कि आपको कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है आयरकुट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? माउंट लाली जो है कि आपको कर रहा है, ठीक ना, माउंट लाली जो है कि आपको कर रहा होता है। और इस लाली के नेतृत्व में इस युद्ध को हार जाता है। और हारने के बाद देखिएगा 1760 ईस्वी में ये बांडीवास की लड़ाई के साथ किसका अंत हो जाएगा? भारत से। ये बांडीवास की लड़ाई के साथ भारत से पुर्तगालियों का अंत जो है, फ्रांसीसियों का अंत हो जाएगा। पुर्तगाली बोलना है, फ्रांसीसियों का क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों का जो है कि आपको अंत हो जाएगा। पुर्तगाल तो सबसे पहले आया और सबसे अंतिम में जो है कि आपको जाएगा, है ना, जाएगा। चलिए तो 3 को जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको था, जो हम आपको बता दिए। आगे चलते हैं। आगे बीजापुर के सुल्तान को गोवा से छीनने वाला प्रथम यूरोपीय जो है कि आपको कौन था? तो अल्बुकर्क जो है कि आपको था। कब छीना था? 1510 ईस्वी में जो है कि आपको छीना था। हाँ 1510 में छीना था। आगे कर्नाटक युद्ध तो कर ही दिए, पहला दूसरा तीसरा ये सब बता ही दिए, इसको करने की आवश्यकता है नहीं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अंग्रेजी जो है कि आपको, अंग्रेजी कंपनी का नाम जो है कि आपको गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मेचर्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द जो है कि ईस्ट इंडीज जो है कि आपको रखा गया था, है ना, रखा गया था। ऊपर में इसका आया था नाम। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, है ना, बंगाल।
अब आते हैं जरा ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर क्या नेतृत्व कैसे कैसे बढ़ा था, थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझ लीजिएगा, उसके बाद कहानी समझने में मजा आएगा। ठीक है, क्या होता है कि उस समय जब देखिएगा ना तो अंग्रेज जब आता है ना तो अंग्रेज की नजर पड़ती है बंगाल पर, और बंगाल उस समय भारत का स्वर्ग कहा जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा रुपया पैसा माल जो भी कहिए ये सब कहाँ रहता है, सब का सब रहता है बंगाल के पास रहता है ना। तो बंगाल उस समय खूब धनी जो है कि आपको राज्य के रूप में जो है कि उभरा रहता है, कौन, बंगाल जो है कि आपको उभरा रहता है ना। होता क्या है कि 1717 ईस्वी में देखिएगा तो एक सुनहरा फरमान जारी करेगा, किसके द्वारा जारी करता है, नाम तो सुने ही होंगे, अभी जस्ट ऊपर में हुआ है 1717 में, फरोख्सियर के द्वारा। किसके द्वारा, फरोख्सियर के द्वारा जो है कि आपको होता है। फरोख्सियर के द्वारा जब 1717 में फरमान जारी किया जाता है और बोलता है कि जहां जो है कि आपको क्या है 3000 रुपया हमको वार्षिक जो है कि आपको क्या दीजिए, पेंशन दीजिए, 3000 रुपया का वार्षिक जो है कि आपको 3000 पाउंड का पेंशन दीजिए, और जाकर आपको ना समस्त जो है कि व्यापार आप करने के लिए सीमा का आपका खोल देते हैं, आपको जहां मन है वहां जो है कि व्यापार करना आप शुरू कर दीजिए, है ना। इस व्यापारिक क्रम में ये आता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल आता है व्यापार करने के लिए, ठीक, व्यापार करने के लिए। उस समय देखिएगा 1765 ईस्वी में बंगाल का नवाब रहता है अलवर्दी खान। अलवर्दी खान जो है कि आपको रहता है, अलवर्दी खान की मृत्यु 1765 में ही हो जाती है, और अलवर्दी खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका जो है कि अगला उत्तराधिकारी जो बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला बनता है। तो उस समय बंगाल का नवाब जो है कि अलवर्दी खान के बाद कौन बनता है, तो सिराजुद्दौला जो है कि आपको बनता है ना, सिराजुद्दौला बनता है। इधर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, और इधर जो है कि आपको क्या किया, फरोख्सियर जो है कि 3000 लेकर जो है कि आपको पूरा तरीका से खोल दिया कि व्यापार आप करिए, कहीं भी आप करिए, जाइए घूमिए, छूट है आपको, ठीक है ना, अंग्रेजों को जो है कि आपको दे देता है ना। जब ये सब बंगाल पहुंचता है तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो है कि आपको तनाव बढ़ जाता है, क्या कि किसी राज्य में ये घुस गया, व्यापार करना चाह रहा है, तो यहाँ के राजा को ये अच्छा नहीं लगता है, इस दोनों के बीच में जो है कि आपको तनाव बढ़ता है, और इसी तनाव बढ़ने के कारण अंग्रेज वहां पर एक किला का निर्माण करने जो है कि आपको शुरू कर देता है, और उस किला का क्या नाम रहता है, अभी जस्ट ऊपर में हुआ था चर्चा, बंगाल में कौन सा किला, फोर्ट विलियम किला। कौन सा किला, फोर्ट विलियम किला। कौन सा किला, फोर्ट विलियम किला जो है कि आपको रहता है। जब ये फोर्ट विलियम किला की स्थापना या बनाने का काम करता है तो जो है कि सिराजुद्दौला और उसके सैनिकों के द्वारा जो है कि आपको आक्रमण कर दिया जाता है और इस किला को तोड़ दिया जाता है, और जब आक्रमण किया जाता है तब यहाँ से सब जो है कि आपको निकलकर भाग जाता है ना। अंग्रेज जो है कि यहाँ से निकलकर भाग जाता है, और इसके बाद एक सवाल और पूछेगा, जब अंग्रेज यहाँ से निकलकर भागता है तो एक पश्चिम बंगाल के द्वीप पर पहुंचता है, उस द्वीप का क्या नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पश्चिम बंगाल के कौन से द्वीप पे पहुंचता है, फुल्टा द्वीप। हाँ, फुल्टा द्वीप पे जो है कि आपको पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, फुल्टा द्वीप पे जो है कि आपको पहुंचेगा, वहीं पर जो है कि आपको शरण जो है कि आपको लेता है ना, शरण लेता है। लेकिन इस बीच में कुछ कुछ जो है कि आपको अंग्रेजों को जो है कि सिराजुद्दौला पकड़ लेता है, और सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों को पकड़ लेता है ना तो एक इसवी याद रखिएगा 1756 का, है ना, 20 जून 1756। कौन सी घटना घटती है, ब्लैक होल की घटना जो है कि आपको घटती है, काल कोठरी की घटना जो है कि आपको घटती है। और इस घटना में सिराजुद्दौला क्या करता है, सिराजुद्दौला जो है कि सभी को एक बंद कमरा में जो है कि आपको कर है ना, और जो है कि आपको बंद कर देता है। अगले दिन जब जो है कि आपको खोलता है तो कुछ ही लोग जो है कि आपको उसमें से बचे रहते हैं, बाकी लोगों की जो है कि आपको 146 में 23 जो है कि आपको बचे होते हैं, 23 लोग जो है कि आपको बचे होते हैं। और बचने के बाद जो है कि आपको उसका आंखों देखा हाल जो है कि पूछता है, कौन बताता है, तो आंखों देखा हाल हॉर्नबिल जो है कि आपको बताता है। कौन बताता है, हॉर्नबिल जो है कि आपको बताता है ना, बताता है ना। उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद अंग्रेज बौखला जाता है। बौखलाने के बाद अंग्रेज जो है ना, ये जो है कि आपको पूरी तरीका से बौखलाने के बाद तोड़ने का प्रयास करता है। और ब्लैक होल की घटना के अगले 1 साल बाद 1756 में हुआ था ना ब्लैक होल, 1757 की बात करेंगे। 1757 ईस्वी में, देखिएगा तो लैपटॉप चार्ज लगा दे, नहीं था, है ना। 1757 में ये जो है कि सिराजुद्दौला के सेनापति को तोड़ लेता है, अंग्रेज तोड़ लेता है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन रहता है, मीर जाफर होता है। कौन होता है, जाफर होता है, ठीक ना, कंफर्म रहिएगा, कासिमो देता है ऑप्शन में, इसीलिए बोले कि कंफर्म कीजिए क्या करना है ना। तो कौन हो जाएगा, मीर जाफर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। देखिएगा क्या होता है कि मीर जाफर को ये सब जो है कि आपको लालच देके कि तुमको हम क्या कर देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, ऐसे है वैसे है, इसके साथ रह रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमारे साथ रहेगा बहुत सारा फायदा होगा, ऐसे है वैसे है, इसको तोड़ लेता है। और जब मीर जाफर को तोड़ता है ना तो अकेले मीर जाफर को नहीं तोड़ता है ना, मीर जाफर को नहीं तोड़ता है, इसकी मौसी रहती है
सिराजुद्दौला की, जिसकी मौसी का नाम रहता है क्या, घसीटी बेगम रहता है। घसीटी बेगम जो है कि आपको रहता है। और इसका एक दीवान रहता है जो देख रेख करता है बीतीय, जिसका नाम रहता है राय दुर्लभ, है ना, राय दुर्लभ। इसको भी जो है कि आपको तोड़ लेता है। मतलब ये सब पूरा ग्रुप का, जो सिराजुद्दौला का पूरा ग्रुप होता है ना, उसी ग्रुप पर यह अंग्रेज प्रहार करता है। और अंग्रेज जब तोड़ लेता है तो एक युद्ध की शुरुआत करता है। उसी युद्ध को कहते हैं पलासी की लड़ाई। ये पलासी की लड़ाई कब जो है कि आपको होती है, 1757 में जो है कि आपको पलासी की लड़ाई होती है। खुले मैदान में जब पहुंचता है तो ये सब जो है कि आपको राजा का सहयोग न करके, है ना, किसके तरफ सहयोग करता है, तो अंग्रेजों की तरफ जो है कि आपको सहयोग करता है। और इसमें जो है कि अंग्रेज जो है कि आपको जीत जाता है। और राजा सिराजुद्दौला क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है कि इसमें हार जाता है ना, सिराजुद्दौला हार जाता है ना, हार जाता है। और किसने धोखाधड़ी किया था, तो मीर जाफर ने जो है कि आपको धोखाधड़ी जो है कि आपको किया था। ठीक ना, मीर जाफर धोखाधड़ी जो है कि आपको करता है। यहाँ से दो सवाल और बनता है। एक सवाल यह बनता है कि पलासी की लड़ाई में राजा के तरफ से लड़ने वाला सैनिक का क्या नाम था, अब बताइए। मीर मदान और मोहन, और मोहनलाल जो है कि आपको रहता है, जो किसके तरफ से लड़ता है, जो लड़ता है राजा की तरफ से जो है कि आपको लड़ता है। किसके तरफ से, हाँ, राजा की तरफ, सिराजुद्दौला की तरफ से जो है कि आपको लड़ता है। इसीलिए इतिहास में इसका नाम है, नहीं तो इसका भी नाम नहीं रहता है। ठीक ना, लड़ता है। और लड़ते हुए वीर गति को जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको हो जाता है। उसके बाद देखिएगा तो यह जो है कि आपको युद्ध हारने के बाद यहाँ पर जो है कि राजा कौन बन जाएगा, तो अंग्रेज जो है कि राजा बना देगा। किसको, मीर जाफर को जो है कि आपको बना देगा, है ना, मीर जाफर को जो है कि आपको राजा जो है कि आपको बना देगा। मीर जाफर से भी एगो पगला निकल कर आता है राजा, जिसका नाम रहता है मीर कासिम। मीर कासिम, ये मीर कासिम मीर जाफर का क्या रहता है, दामाद रहता है ना, क्या रहता है, कासिम जो रहता है ये दामाद रहता है। ठीक ना, ये इसका दामाद क्या बोलता है अंग्रेजों को, ये बोलता है कि जितना मेरा ससुर तुमको लूटने दे रहा है उससे दुगुना तीन गुना हम तुमको लूटने देंगे। हमको क्या बना दो, हमको राजा, सिर्फ हमको राजा बनना और कुछ नहीं, है ना, हमको राजा बना दो, हम तुमको लूटने देंगे। कहता है अंग्रेज हमको भी क्या, हमको भी लूटना है, जो सबसे ज्यादा लूटने देगा उसी को राजा बना देते हैं। कहता है तुम हटो मीर कासिम, अब तो मीर जाफर तुम हटो, अब तुम्हारा दामाद जो है कि राजा बनेगा। अब किसको बनाता है दामाद को, मीर कासिम को जो है कि आपको बनता है। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद कौन आया, मीर जाफर आया। अब मीर जाफर के बाद फिर कौन आया, तो मीर जाफर के बाद आता है मीर कासिम। ये मीर कासिम जो जैसे ही आता है ना, ये तंका चालाकबाजी करता है। और चालाकबाजी करने के क्रम में यह अपना राजधानी को परिवर्तन कर देता है। मुर्शिदाबाद से हस्तांतरित कर कहाँ ले जाता है राजधानी, मुंगेर जो है कि आपको ले जाता है। मुर्शिदाबाद से राजधानी को उठाता है और ये कहाँ लेकर चला जाता है, मुंगेर जो है कि आपको राजधानी को लेकर चला जाता है। और मुंगेर में बंदूक का, सिगरेट इत्यादि के कारखाने, फैक्ट्री को स्थापित करता है। और यहाँ से हस्तक्षेप जो है कि आपको करना शुरू कर देता है। हस्तक्षेप करने के क्रम में जो है कि आपको क्या होता है ना, ये सब सही रूप से व्यापार उपार नहीं कर पाता है, अंग्रेज नहीं कर पाता है। तो सोचता है कि इससे बढ़िया, है ना, तो इस सोचता है कि इससे बढ़िया तो जो है कि इसके ससुरबा था, कि जो है कि कम से कम तो व्यापार तो सही से करने दे रहा था। ये तो पूरा जो है कि तहस नहस कर रहा है। कहता है कि नहीं चलेगा, इसको हटाओ फिर से। अब इसको फिर से हटाकर जो है कि किसको बनाएगा, फिर से जो है कि आपको मीर जाफर को जो है कि आपको बना देगा, है ना, मीर जाफर को जो है कि आपको बना देगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो फिर से कौन आ जाएगा, तो फिर से आएगा आपका मीर जाफर जो है कि आपको आ जाएगा। ठीक ना, तो पहले आ गया सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद तब मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, मीर कासिम के बाद फिर से जो है कि आपको कौन, फिर से जो है कि आपको मीर जाफर जो है कि फिर से आ जाएगा। ठीक ना, जब मीर जाफर को बना देगा तो इसका दामाद जो है कि दुखी होगा और दुखी होकर कहेगा कि हमको राजा थे, हमको राजा से उतार दिया, है ना। ये जो है कि आपको बिहार से भागते भागते पहुंचेगा अवध, उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। अवध पहुंचते ही जो है कि आपको पहुंचेगा और ये जाकर किसको मिलेगा, ये जाकर मिलेगा अवध के नवाब से मिलेगा। अवध का नवाब उस समय कौन रहता है, सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला अलग है, सुजाउद्दौला अलग है ना। ये सुजाउद्दौला होता है, ठीक है, सुजाउद्दौला होता है। ये सुजाउद्दौला से मिलता है और बोलता है, अपनी जो है कि बातों को रखता है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। और इसी समय अवध में ही कौन रहता है, मुगल सम्राट का बादशाह रहता है, जिसका क्या नाम रहता है, शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको रहता है ना। इस तीनों ने एक हो गया शाह आलम द्वितीय, दूसरा हो गया सुजाउद्दौला और तीसरा कौन, तो दिल्ली का नवाब यही आया रहता है मिलने के लिए, है ना, मीर कासिम, है ना।
ये तीनों की त्रिकूटीय सेना बनाई जाती है और बोलता है कि हम लोग परेशान हैं, किससे? अंग्रेजों से परेशान है कि चलते हैं अंग्रेज को पकड़ के मारते हैं। होता क्या है कि अंग्रेज को ये खबर पहले ही लग जाता है कि तुम लोगों को मारने के लिए आने वाला है, ये सब अवध से चलकर जो है कि आपको कहाँ जाएगा? बंगाल जाएगा। इसको पता चलता है, ये ऐसे ही जो है कि बिहार के क्षेत्र बक्सर के स्थान पर इसको घेर लेता है ये तीनों को, और यहीं पर एक युद्ध घटना घटती है जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर की लड़ाई। ये बक्सर की लड़ाई कब होती है? 1764 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है, और बक्सर की लड़ाई में ये त्रिकूटीय सेना बुरी तरीका से क्या होता है? बुरी तरीका से जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको होता है। अब पराजित होने के बाद ये त्रिकूटीय सेना को एक संधि करना पड़ता है, जिस संधि का नाम रहता है इलाहाबाद की संधि। किसके नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। होता क्या है, 22 अक्टूबर 1764 को जब ये हार जाता है, तो हारने के बाद इधर से तीनों जो है कि राजा रहता है। एक बंगाल का राजा मीर कासिम रहता है, सुजाऊ दौला अवध का, शाह आलम द्वितीय मुगल का। वर्सेस होता है अंग्रेज का सेनापति कौन नेतृत्व कर रहा होता है? अंग्रेज का सेनापति मुनरो, हेक्टर जो है कि आपको मुनरो रहता है ना? कौन रहता है? हेक्टर मुनरो जो है कि आपको रहता है। और ये हारने के बाद जो है कि आपको क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होता है, और इलाहाबाद की 2 संधि बुलाई जाती है। कितनी संधि होती है इलाहाबाद की? 2 एक होता है 12 अगस्त 1765 को, एक होता है 16 अगस्त 1765 को जो है कि आपको होता है। ठीक है, अब जरा दुन्नू संधि के बारे में पूछता है एग्जाम में दरोगा, दुन्नू के बारे में पूछ लिया है, इसलिए दुन्नू पर जरा ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त 1765 की जो इलाहाबाद की पहली संधि होती है, वो होती है आपके किसके साथ होती है? अंग्रेज और मुगलों सिराजदौल्ला, अंग्रेज और मुगलों सिराजदौल्ला, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज और मुगल के बीच होगा कि सुजाऊ दौला के बीच होगा? ये बताइए। अंग्रेज और मुगल होगा सर। चलिए ठीक है, अंग्रेज और मुगल होगा। सुजाऊ दौला जो बोल रहे हैं सबका गलती हो जाएगा, अपना सुधार लीजिएगा, ठीक ना? पहला जो होगा वो अंग्रेज और मुगल के साथ होगा। पहला जो संधि होगा इलाहाबाद का किसके साथ होगा? बंद कीजिए आपका माइक थोड़ा, है ना? पहला जो होगा अंग्रेज और मुगल के बीच होगा, और इसमें क्या कहा जाएगा जरा सुनिएगा, जरा बातों को सुनिएगा। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि अंग्रेज और मुगल के द्वारा होगा, और इसमें कहा जाएगा मुगलों को 26 लाख रुपया जो है कि वार्षिक पेंशन देने की बात जो है कि आपको कही जाएगी, और 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन जो है कि मुगल सम्राट को दिया जाएगा। और जो है कि आपको देखिएगा तो 3 गो क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार जो है कि किसको हो जाता है? प्राप्त जो है कि आपको हो जाता है ना? अंग्रेज को दीवानी अधिकार जो है कि आपको प्राप्त हो जाता है, और इसके दीवानी अधिकार के मार्फत में अंग्रेज इसको कितना लाख रुपया देने की बात करता है? 26 लाख रुपया दे, 26 लाख, कितना लाख? 26 लाख देने की बात करता है। 26 जो है कि आपको देने की बात करता है। पहला संधि समाप्त हो गया। पहला संधि हुआ दिल्ली के साथ, मुगल के साथ, याद रखिएगा। दूसरा जो संधि घटेगा वो घटेगा आपका 16 अगस्त 1700 कब? 65 दूसरा संधि घटेगा, और ये दूसरा संधि जो होगा ये होगा अवध के नवाब के साथ होगा। किसके साथ होगा? अवध के नवाब। अवध के नवाब कौन थे उस समय? अंग्रेज और अकबर दौला जो है कि आपको थे। सुजाऊ दौला को कहा जाएगा, सुजाऊ दौला को कहा जाएगा कि अवध का क्षेत्र में सुजाऊ दौला को कहा जाएगा। इलाहाबाद और करा के क्षेत्र को छोड़कर अवध के शेष क्षेत्र को नवाब को दे दिया जाएगा। मतलब बोला जाएगा कि एगो इलाहाबाद तुमको नहीं देंगे, और दूसरा कौन नहीं देंगे? दूसरा करा का क्षेत्र तुमको नहीं देंगे, है ना? इलाहाबाद और करा का क्षेत्र तुमको नहीं देंगे, बाकी क्षेत्र तुम अपने पास ही रखो अवध का। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 50 लाख रुपया वार्षिक किराया चाहिए। जितना क्षेत्र पर तुम कब्जा किए हो ना, इसका टैक्स असूल के हमको कितना पहुंचाओगे? हमको पहुंचाओगे 50 लाख रुपया पहुंचे। साल में 50 लाख रुपया तुम हमको दोगे, है ना? और 2 गो क्षेत्र हम तुमसे लेंगे। कौन कौन क्षेत्र 2 गो लेने वाले हैं? अंग्रेज कौन कौन लिया? एक लिया इलाहाबाद, और दूसरा जो है कि आपको करा का क्षेत्र लिया। तो एक तरफ दे रहा है 26 लाख, और दूसरी तरफ असूल कितना रहा है? असूल रहा है 50 लाख रुपया। 50 लाख जो है कि आपको दूसरी तरफ जो है कि आपको असूल रहा है। बोल रहा है कि इलाहाबाद और करा का क्षेत्र हम रखेंगे, बाकी सारा क्षेत्र राजा तुम रखो, और हमको कितना चाहिए साल में? हमको चाहिए 50 लाख रुपया वार्षिक जो है कि आपको चाहिए। इधर इसको कितना दे रहा है? इधर इसको दे रहा है 26 लाख रुपया, 26 लाख मात्र इसको दे रहा है। ठीक, यहाँ तक आने के बाद जो है कि आपको रॉबर्ट क्लाइव, हाँ बोलिए।
64 में लड़ाई होता है, 1 साल बाद संधि सर, अगस्त में 64 में अक्टूबर का हो गया। अक्टूबर जो है कि आपको हो गया, तो लड़ाई जो है कि आपको कम में दिन थोड़ी चलता है। उसके बाद संधि जो है कि आपको बुलाएगा, फिर संधि होगा, फिर जो है कि आपको बात रखा जाएगा, है ना। अब देखें, अब घटना हुआ कब जो है कि लड़ाई हुआ, कब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर बात कब हुआ, देख रहे हैं ना। तो ये अभी करना समय है, उस समय का लंबा जो है कि आपको चलता था, है ना, लड़ाई। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। अब क्या होता है कि बंगाल में जैसे ही युद्ध जीतता है 1765 में, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत होती है बंगाल में? बंगाल में होती है द्वैत शासन। और द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में कौन प्रारंभ करता है? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, यहाँ से 2 सवाल फिर निकलेगा, पूछेगा कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनस कार्टिस को जो है कि आपको माना जाता है, ठीक है। लेकिन बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव 1765 में इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ 3 क्षेत्रों के लिए 3 उप दीवान नियुक्त किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 3 क्षेत्र कौन कौन सा था? एक था बंगाल था, दूसरा बिहार था, तीसरा उड़ीसा था, ठीक ना। 3 क्षेत्र में बिहार के क्षेत्र के लिए किसे उप दीवान टैक्स वसूलने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? सिताब राय को। चलिए ठीक है, सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? मोहम्मद रजा खान को, है ना। और उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? राय दुर्लभ को जो है कि आपको नियुक्त किया जाता है। और ये सब क्या करता है? ये सब टैक्स असूल के राजा को पहुंचाता है ना। सॉरी, राजा को बोल रहा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सब जो है कि आपको पहुंचाता है, ठीक ना। तो यहाँ तक आकर ये कहानी ड्रॉप होता है, 1765 तक ले आकर ड्रॉप करते हैं। आइए बुक में क्या क्या दिया है जरा कंटेंट को देख लेते हैं, है ना। कहानी पूरा समझा चुके हैं ना, अब दिक्कत नहीं होगी। रिपीट कीजिएगा। किसका? कार्टियर और बंगाल का क्या क्वेश्चन अभी किए अच्छा, थे? द्वैत शासन का जनक जो है कि आपको लियोनस कार्टिस को जो है कि आपको माना जाता है। लेकिन भारत में द्वैत शासन या बंगाल में द्वैत शासन का जनक जो है कि आपको किससे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। दोनों क्वेश्चन आया है ना, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आ गया क्वेश्चन, अभी जस्ट बताए हैं। मुर्शीद कुली खान जो है कि आपको था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? ढाका से स्थानांतरित किया था मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से किया है? यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से किसने किया है? अलवर्दी खान ने किया है। अलवर्दी खान कहता है कि ये यूरोपीय एक प्रकार का मधुमक्खी है, अगर इसको न छेड़ा जाए तो हमें शहद देगी, अगर इसे छेड़ दिया जाए तो काट के हमें मार देगी, है ना। काट के क्या करेगी? मार देगी। आगे चलते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध किसकी घटना घटी थी? ब्लैक होल की घटना जो है कि आपको घटती थी। और ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में? तो यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि किसके किसके मध्य होती है? अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ये अलीनगर की संधि जो है कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, भारतवर्ष में ब्रिटिश जो है कि साम्राज्य का संस्थापक जो है कि लॉर्ड जो है कि रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है कि प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल का नवाब जो है कि आपको सिराजुद्दौला को क्या किया गया था? सिराजुद्दौला को जो है कि आपको पराजित किया था। और यही समय से जो है कि आपको भारत में ब्रिटिश प्रभुता की क्या पड़ी है? नींव पड़ी है। तो ब्रिटिश प्रभुता की नींव जो है कि आपको किस युद्ध से पड़ा है? तो प्लासी की लड़ाई से पड़ा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पूरा रूप से वर्चस्व किस लड़ाई के बाद पड़ गया? पूरा रूप से वर्चस्व कहाँ से हुआ है? तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है कि आपको पूरा तरीका से वर्चस्व जो है कि अंग्रेजों का था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर जो है कि आपको था, जिसने क्या किया था? विश्वासघात जो है कि आपको किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह आलमगीर जो है कि आपको द्वितीय था, है ना। याद रखिएगा, आलमगीर जो है कि आपको द्वितीय। प्लासी के ये क्वेश्चन आया है, प्लासी के समय कौन रहता है? आलमगीर द्वितीय रहता है। वही बक्सर के समय कौन रहता है? बक्सर के समय शाह आलम द्वितीय। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। बक्सर के समय शाह आलम द्वितीय, लेकिन प्लासी के समय आलमगीर द्वितीय जो है कि आपको रहता है। क्लियर है ना। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात कौन बनता है? मीर जाफर जो है कि आपको बनता है। और भारत में ब्रिटिश संप्रभुता की शुरुआत जो है कि आपको किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी की लड़ाई से मानी जाती है। 1760 में
अंग्रेज ने जो है कि मीर जाफर को हटाकर किसे जो है कि बंगाल का नवाब बना मीर दिया था? इसका कासिम दामाद को। का क्या नाम था? मीर मीर कासिम। कासिम जो है कि आपको रहता हुए प्रमुख घटना और उसकी तिथियां ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 दे रहा है ना, ठीक है, 1756 को हुआ है। अलीनगर की संधि की बात करेंगे 9 फरवरी 1757 को हुआ है। पलासी की 23 जून 1757 को। बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है कि आपको हुआ है। और इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है कि आपको 12 अगस्त 1765 अभी बताया ना। अब दूसरा कब हुआ था? 16 अगस्त 16 अगस्त 1755 की बात करेंगे वर्ष 1773 में जो है कि आपको हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है? 22 अक्टूबर, सब पढ़ाए हुए इसीलिए जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज ने मीर जो है कि कासिम, अवध के नवाब जो है कि सुजाउद्दौला और दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय का सम्मिलित सेना को जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है कि आपको कौन कर रहा था? बक्सर के समय फैक्टर जो है कि आपको मुनरो कर रहा होता है। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन होता है? तो बंगाल का नवाब कौन होता है? मीर जाफर जो है कि आपको होता है। सही है, मीर जाफर होता है। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल और शाह आलम द्वितीय के बीच जो है कि आपको होती है। और बंगाल के नवाब है ना जन्मउद्दौला तथा जो है कि आपको क्लाइव के मध्य जो है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है कि आपको होती है ना। दूसरी संधि जो है कि आपको होती है जिसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य जो है कि आपको संपन्न होती है। किस संधि के मध्य जो है कि आपको माध्यम से अंग्रेज ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? तो वह संधि कौन सा था? वह संधि था इलाहाबाद की संधि जो है कि आपको था। ठीक ना, आगे चलते हैं। इलाहाबाद की पहली संधि की दूसरी कौन सी संधि? दूसरी सर। दूसरी पहली ना होगा, पहली मुगल सम्राट के साथ पहली संधि होता है। ठीक है, आगे अभी ना बोले कि दुन्नू पूछता है, याद रखिएगा कि दुन्नू के बीच क्या क्या विशेषता है ना। दूसरा वाला में हुआ था सुजाउद्दौला के साथ हुआ था, है ना। और उसमें क्या किया गया? इलाहाबाद और करा का क्षेत्र अंग्रेज रख लिया। अब बाकी सारा क्षेत्र किसको दे दिया? राजा को दे दिया। अब बोला कि हमको कितना लाख रुपया चाहिए साल का? 50 लाख चाहिए हमको, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। शाह आलम द्वितीय आ जाएगा ना। शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य हुआ था। हाँ तो ठीक तो है, मुगल क्या दिक्कत है? कहाँ कोई दिक्कत दिया है? कहीं कहाँ कहीं दिक्कत दिया है? दिक्कत नहीं बोले, मतलब ये बोल रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय। हाँ ठीक है, तो मुगल बोलिए या मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बोलिए, उस समय का वही शासक था इसीलिए। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है कि आपको कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को जो है कि आपको कहा गया। और इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना जो है कि आपको किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कि आपको किया था। सिराजुद्दौला को फोर्ट विलियम पर आक्रमण करने के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वार जो है कि आपको ग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था? तो कौन सा गवर्नर था? तो गवर्नर जो है कि आपको ड्रैक के नेतृत्व में। यो क्वेश्चन पूछा हुआ है, गवर्नर ड्रैक के नेतृत्व में भाग कर ये सब कहाँ गया? पश्चिम बंगाल के फुल्टा द्वीप पर ये सब जो है कि आपको गया था, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है? उत्तर मुगल कालीन राज्यों की स्थापना। बंगाल का संस्थापक कौन था? बंगाल संस्थापक मुर्शिद कुली खान था। हैदराबाद का निजामुल मुल्क जिसे चिनकले खान के नाम से जानते हैं, उसका क्या चुनाव? और बदन सिंह जो है कि आपको था। कर्नाटक का कौन था? कर्नाटक का सदाउतुल्ला जो है कि आपको खान था। आगे चलते हैं। अवध का नवाब की बात करेंगे। अवध का नवाब सादत खान था जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है कि आपको दिया गया था, है ना। जयपुर का जो है कि संस्थापक कौन था? सवाई राजा जयसिंह था। और रुहेल पठान की बात करेंगे, मोहम्मद खान बंगस था, है ना। और मैसूर की बात करेंगे, मैसूर का कौन था? हैदर अली जो है कि आपको, है ना, हैदर अली था। आगे चलते हैं। वर्ष जो है नहीं नहीं नहीं, एक कैसे हो जाएगा? अवध और कर्नाटक का सदाउतुल्ला है, अवध का है सादत खान है। दोनों अलग है, दोनों अलग है। कैसे जाएगा? दोनों अलग अलग है, कैसे एक हो जाएगा? दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, चलते हैं आगे खत्म ही है। आगे देखिए क्या बोलता है कि वर्ष 1842 से 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एडनबरो के शासनकाल में कुशल जो है कि आपको अक्रमण्यता की नीति का काल जो है कि आपको कहा जाता है। तो अक्रमण्यता की नीति का काल किसके काल को कहा जाता है? लॉर्ड एडनबरो के शासनकाल को जो है कि आपको कहा जाता है। यहाँ से हम लोग कल देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश, इसमें पंजाब और मैसूर होगा। कल जो है कि आपको होगी क्लास, यहीं पे क्लास जो है कि आपको कंडक्ट करेंगे। ये क्लास हमारा पेड ग्रुप का क्लास है, लेकिन कल यहीं पर जो है कि आपको हो पाएगा ये क्लास। ठीक है, यहीं पर जो है कि आप